नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया और इसका टॉपिक नंबर 3 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसमें टॉपिक नंबर 4 आता है इनफॉर्मल सेक्टर एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें देखना है कि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें चाइल्ड लेबर्स किस तरह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब किस तरह एम्प्लॉय हो रहे हैं और फिर अल्टीमेटली उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में। और देखिए, चाइल्ड लेबर होगा तो ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर में तो होगा नहीं। फॉर्मल सेक्टर होता है ना, नॉर्म जो अपनी वैसी नौकरियां होती हैं जिनमें फॉर्मली आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है, आपकी छुट्टियां होती हैं, पीएफ होता है, सब कुछ होता है, मतलब तरीके से काम होता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया अपना, यही जैसे किसी ढाबे पे आपने वेटर का काम कर लिया, कंस्ट्रक्शन साइड में मजदूरी कर लिया, किसी घर में आप वो नौकर टाइप कुछ बन गए। इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे कोई आपका लिखा पढ़ी नहीं होती, सब ओरल कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर जो है बहुत बड़ी समस्या है भारत में। तो उस पे हमें इस पे नज़र डालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। वैसे हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो है अच्छी तरह ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टॉपिक में ऑलरेडी ये आ चुका था। ठीक है, तो बाकी एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। तो डेफिनेशन एंड नेचर, द इनफॉर्मल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर अनरेगुलेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्लान्ड। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड मतलब कोई उनके लिए लीगल लॉज वगैरह नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। और अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, कोई मतलब कंपनी है उसमें आपको जो जॉइनिंग लेटर दिया गया है, एचआर है उसने आपको बताया भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना आपका पीएफ होगा, इतनी छुट्टियां मिलेंगी। कुछ नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। भाई किसी ढाबे पे एक लड़के की, एक वेटर की ज़रूरत थी, भाई कोई 10 साल का लड़का मिल गया, उससे भाई आप कल से तेरे को आ जाना, तेरे को 200 रुपये पर डे दे देंगे, बस ये हो गया। ये है इनफॉर्मल सेक्टर। अनप्लैंड है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी कहीं भी जैसे किसी का मन किया उसने वैसा काम कर लिया। ऑपरेटिंग आउटसाइड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड ओवरसाइड, गवर्नमेंट का इनफॉर्मल सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं होता। गवर्नमेंट का सारा ध्यान या गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे किसके लिए होते हैं? फॉर्मल सेक्टर के लिए। वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर प्लान एंड ऑर्गेनाइज देयर ओन एक्टिविटीज, टिपिकली फंक्शनिंग बियॉन्ड द रीच ऑफ स्टेट लॉज, टैक्सेशन सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर में होता है कि जो मालिक होता है वो खुद ही अपनी मर्जी का मालिक होता है। भाई जैसे हमने ढाबे का एग्जांपल लिया था, तो भाई ढाबे पे अब वो कितनी तनख्वाह देगा वो उसकी मर्जी। भाई 200 रुपये दे, 1000 रुपये पर डे दे, हो सकता है कह दे भाई फ्री में खाना भी खा लेना। अब मान लीजिए वो लड़का बीमार पड़ गया और 5 दिन नहीं आया, तो उसको तो 5 दिन के लिए वेटर चाहिए, उसने दूसरा लड़का रख लिया। तो वापस आएगा वो 5 दिन बाद, तो कहेगा मेरी नौकरी क्या हुआ, उसने कहा भी दूसरा लड़का रख लिया, यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई रूल्स, कुछ रेगुलेशन कुछ नहीं है, अनरेगुलेटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है और अनप्लैंड है। और जो मतलब लोग होते हैं वो खुद ही अपनी मतलब जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ही अपना प्लान बनाते हैं, भाई ऐसे करना है वैसे करना है। कोई स्टेट लॉज, टैक्सेशन सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होती यहाँ पे। ठीक है। Characteristics of the informal sector. Informal sector enterprises are characterized by small scale operations, low productivity levels and minimal wage for workers. ठीक है, तो स्मॉल स्केल होती है भाई। बहुत बड़ी कोई मान लीजिए इंडस्ट्री बन जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें फॉर्मल सेक्टर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मजदूरी करनी है, एक मजदूरी आप कर रहे हैं किसी नई कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पे कोई लिखा पढ़ी थोड़ी होगी, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर थोड़ी दिया जाएगा। यही मान लीजिए आप बन गए किसी, मान लीजिए हीरो मोटरसाइकिल की फैक्ट्री में आपका नौकरी लग गई एज अ लेबर, या जो भी मजदूर होते हैं वहाँ फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह लेटर दिया जाएगा, भाई आपकी इतनी तनख्वाह ये वो है, चाहे आप लेबर ही हैं, चाहे आप वो फैक्ट्री वर्कर ही हैं। तो क्या है कि जैसी लार्ज स्केल होता है तो फिर वो अपने आप ही फॉर्मल सेक्टर बन जाता है। लेकिन वो भी, उसमें भी कई बार क्या होता है, आउटसोर्सिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें जो मोटा मोटी बात पे फोकस करना है, इनफॉर्मल सेक्टर मेनली किस पे होता है? स्मॉल स्केल ऑपरेशंस पे। प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रहती है, और जो वेजेस हैं, दिन की जैसे दिहाड़ी बोलते हैं हिंदी में, वो भी मिनिमम रेट, जितना कम से कम हो सके उतनी कम से कम दी जाती है। द इनफॉर्मल सेक्टर लैक्स यूनाइजेशन एंड डज नॉट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू इट्स वर्कर्स। ठीक है, तो यूनियन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह भी कुछ नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई मतलब फॉर्मल वो तरीका नहीं है ना, कि मतलब आपकी नौकरी गारंटी नहीं है, तो यूनियन कहाँ से बनाएंगे आप जो काम कर रहे हैं, जब तक उसका मन कर रहा है आपसे काम करवा रहा है। मान लीजिए किसी का गैराज है गाड़ी रिपेयर करने का, तो वहाँ पे आप लग गए, एज अ मैकेनिक नौकरी कर लिया आपने, आपको 15,000 महीना मिल रहे हैं। अब आपका कोई लिखा पढ़ी थोड़ी, कोई यूनियन थोड़ी है, जब तक मालिक का मन कर रहा है वो आपको नौकरी पर रखेगा। और ऐसा भी नहीं कोई इंक्रीमेंट है कि भाई हर साल मुझे 10% इंक्रीमेंट चाहिए। अब वो मालिक से आप मतलब कुछ करेंगे बातचीत, तब शायद कुछ दे दे तो दे दे, ये तो उसकी मर्जी है। अगर उसके 15,000 में दूसरा मिल रहा है तो वो इंक्रीमेंट कभी नहीं देगा आपको। फॉर्मल सेक्टर कॉन्ट्रास्ट, तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस या बिल्कुल एकदम से क्या चेंजेस आ जाते हैं? द फॉर्मल सेक्टर ऑपरेट्स थ्रू लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि स्मॉल स्केल ज़्यादातर किसमें होता है? इनफॉर्मल में।
और फॉर्मल सेक्टर ज़्यादातर किसमें होता है, लार्ज स्केल में। दैट यूटिलाइजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय स्किल्ड वर्कर्स एंड ऑफर हाई वेजेस विद स्ट्रॉन्ग यूनाइजेशन। ठीक है, तो यूनियंस होती हैं, अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। जैसे आप इसका सर्विस सेक्टर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आईटी कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब में क्या है, ये फॉर्मल सेक्टर की आपकी नौकरियां हैं। अनलाइक इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट सच एज पेंशन, इंश्योरेंस एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। तो मतलब अलग अलग, खाली तनख्वाह नहीं मिलती, पर इनफॉर्मल सेक्टर में तो आपको सिर्फ तनख्वाह मिलती है। जो भी आप मतलब जैसे वही ढाबे पे आप वेटर बने हुए, तो 15,000 रुपये महीना जो भी आपको प्रॉमिस किया गया है, 10,000 रुपये महीना वो मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हद से ज़्यादा वो बोल देगा भाई ढाबे पे खाना खा लेना फ्री में, इससे ज़्यादा क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में आपको बहुत तरह के और वो मिलते हैं पर्क्स, जैसे कि पेंशन हो गई, पीएफ हो गया, इंश्योरेंस हो गई, और भी कई सरकारी नौकरी में तो एलएफसी मिलती है, वो घूमने के लिए कुछ एक वो मिलता है पैसा 3-4 साल में कई सरकारी नौकरियों में। मतलब बहुत तरह के मतलब चीज़ें आपको दी जाती हैं कि आप एम्प्लॉय हैं। आपको सिर्फ 5 डे वर्क वीक होता है ज़्यादातर, मंडे सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। उसके बाद आपके पेड हॉलीडेज़ होते हैं, सिक लीव्स होती हैं, बहुत बहुत आपको फ़ायदे मिलते हैं। कई नौकरियों में आपको रहने का घर भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप पुलिस में हैं, आईपीएस बन गए, तो आईपीएस में आपको वो भी फॉर्मल सेक्टर की नौकरी है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में सिर्फ आपको पैसा मिलेगा जो आपको बताया गया इतना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंडिया में। द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड्स डाइवर्स ऑक्यूपेशन सच एज स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, स्मॉल आर्टिजन्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, एग्रीकल्चर, मतलब हर वो काम जो कि एक जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे कि आप सड़क पे कुछ भी बेचने लग गए, रिक्शा चलाने लग गए, आर्टिसंस हो गए, जैसे आप कोई मटके बेचते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, जैसे घर में आपके झाड़ू पोछा करने जो आती हैं, कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर्स, कंस्ट्रक्शन पे जो काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्कर जो ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, खेती का, दूसरे की ज़मीन पे, और भी बहुत, जैसे ढाबे का हमने एग्जांपल लिया, कोई कोई खाने की ठेली लगा रहा है, उस पे कोई उसके वहाँ पे कोई लड़का काम, भाई ज़्यादातर आपने देखा होगा ना कि जैसे ये ठेली लगाते हैं जिसमें रोल वगैरह देते हैं, चाउमीन रोल वगैरह, मोमो वगैरह रखते हैं, तो इनके जो हेल्पर होते हैं ज़्यादातर वो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि एक तो पैसा कम लेते हैं और जो जो भी कहें मान लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल एंड लोकलाइज प्रोडक्शन। अब ये स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे मान लीजिए घरों में लगा लेते हैं लोग, जैसे मान लीजिए घर में किसी ने मसाले पीसने की मशीन लगा ली और अपना लोकल वो मसाले बेच रहा है, तो वो भी इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, क्योंकि जब तक वो बड़े लार्ज स्केल पे नहीं है, उसको प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना हो या छुट्टियां देनी हो, या मतलब जितने भी पर्क्स होते हैं फॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं। या जैसे कोई बीडी बना रहा है घर में, कोई पापड़ बना रहा है, कोई घर में ये पशुओं के लिए चारा बना रहा है, बहुत तरह के इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, तो दोज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। Global context and variation in developed countries, informal work primarily refer to activities hidden from tax systems, including undeclared employment and unregistered household labor. तो अब यहाँ पे मतलब विदेशों में और यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत वाइड है। स्ट्रीट वेंडर से लेकर कार के जो गैरेज के मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, तो रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, घर में काम करने वाली मेड, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो वो सब क्या आता है, इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। लेकिन विदेशों में क्या है, ये सब भी फॉर्मल सेक्टर में आता है। तो बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ हिडन फ्रॉम टैक्स सिस्टम, मतलब कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, मतलब जो इलीगल काम ज़्यादातर आप मान सकते हैं। अनडिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट है, कोई विदेश से जैसे इमिग्रेंट्स बुलवा लिए उसने और उसने उनसे काम करवा रहा है। ज़्यादातर तो इसमें इलीगल काम ही माने जाते हैं ये। अनरजिस्टर्ड हाउस होल्ड लेबर्स, क्योंकि वहाँ पे हाउस होल्ड जो लेबर हैं, आपके मेड्स हैं, उनको भी आपको प्रॉपरली मिनिमम वेज देनी पड़ती है। हर चीज़ का रेगुलेशन होता है भाई, विदेश है ना, वहाँ पे तो सब इंसान को इंसान माना जाता है। यहाँ पे तो हमारे पास वो सब सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पे भारत में क्या है ना, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत वाइड है, बहुत वेरीड है। और विदेशों में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो हिडन फ्रॉम टैक्स सिस्टम्स हैं, या फिर अनडिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट है, या फिर अनरजिस्टर्ड, इसमें भी हाउस होल्ड लेबर अनरजिस्टर्ड, वहाँ पे हाउस होल्ड लेबर को भी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। यानी कि हमने जैसे कोई झाड़ू पोछा करने के लिए किसी को लगा दिया, खाना बनाने के लिए, तो वो कोई लिखा पढ़ी थोड़ी होती है भाई, दे दिया जो ही 2-3 हज़ार महीना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, द इनफॉर्मल सेक्टर एनकम्पासेस वास्ट नेटवर्क्स ऑफ अनरेगुलेटेड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तुमने देखा ना बहुत वास्ट है यहाँ पे,
जो इनफॉर्मल सेक्टर है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में, स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड एक्सटेंसिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट ऑपरेट आउटसाइड फॉर्मल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स. Social significance. Informal sector theory serves as a crucial framework for understanding and explaining patterns of poverty and inequality for in third world सोसाइटीज़. ठीक है, तो वही बात है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है इसको अगर हम अच्छी तरह स्टडी करें तो भारत मतलब जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें से भारत भी का एग्जांपल है. यहाँ की जो गरीबी है, इनइक्वालिटी है, थर्ड वर्ल्ड बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं इनको हम एनालाइज कर सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल नौकरियाँ हैं फॉर्मल सेक्टर की, जिनमें अच्छा आपको एक ट्रीटमेंट मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है, बाकी सुविधाएं भी मिलती है, वो बहुत कम है. तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, अब भारत में भी मतलब आज अराउंड 90% के ऊपर पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है. तो अब उनकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं होती और यही फिर कारण बनता है पॉवर्टी का, गरीबी का. While the informal sector absorbs large amounts of surplus labor and provides employment opportunity, it often perpetuates cycles of low wages and insecure employment conditions. ठीक है, तो मतलब अब इनफॉर्मल सेक्टर भाई रोजगार तो दे देता है क्योंकि इतने 90% या मतलब वास्ट है, इतने सारे काम धंधे हैं, कोई सड़क पे ठेली लगा लो, कहीं किसी के वेटर बन जाओ, लेकिन मतलब रोजगार दे देता है, लेकिन फिर क्या है, प्रॉब्लम है लो वेजेस, बहुत कम पैसा मिलता है और फिर वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श होती है, किसी तरह के सुविधाएं नहीं मिलती, तनख्वाह के अलावा पर्क्स नहीं मिलते. और फिर जैसे इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई तो किसी तरह की छुट्टियां नहीं है, आपको भाई कोई बीमारी हो गया, आपको 7 दिन के लिए छुट्टी मतलब नहीं आए काम पे, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, फिर आपको कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा. चाइल्ड लेबर एज पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर. अब यहाँ पे हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की. ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में, और ये सारा चाइल्ड लेबर कहाँ होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में ही होगा ऑब्वियसली. भाई फॉर्मल सेक्टर में थोड़ी कोई चाइल्ड मतलब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, किसी आईटी कंपनी में, किसी बैंक में थोड़ी किसी, आपने देखा किसी छोटे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिला है? तो ये सारा चाइल्ड लेबर कहाँ पे होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में होता है. चाइल्ड लेबर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री. तो बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत बड़ी समस्या है ये. डिस्पाइट चिल्ड्रन बीइंग कल्चरली रिगार्डेड एज गिफ्ट ऑफ गॉड्स इन इंडियन सोसाइटी, दे फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस मॉलन्यूट्रिशन, पोवर्टी, डिजीज, इलिटरेसी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, तो ये सारी मतलब परेशानियां बच्चों को यहाँ झेलनी पड़ती हैं. न्यूट्रिशन मतलब वही खाने की कमी, पोवर्टी गरीबी, डिजीजेज तो डिजीज होते ही हैं, और इलिटरेसी पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे जब खाने को रोटी नहीं है, तो फिर काम करना पड़ेगा. रूट कॉजेज फैमिली फैक्टर्स, पोवर्टी एंड इलिटरेसी ये सबसे बड़ी रूट कॉजेज हैं. तो इसमें ज़्यादा तो दिमाग लाने वाली बात है ही नहीं भाई. अच्छे घर से मतलब अच्छा घर तो क्या होता है, कोई ये नहीं गरीब का घर बुरा होता है, लेकिन अच्छे घर से मतलब वही कि अगर पैसे वाले, ठीक ठाक पैसे वाले घर से हैं तो फिर आपको क्यों चाइल्ड लेबर करनी पड़ेगी, आप स्कूल जाएंगे पढ़ेंगे. तो जो गरीब घरों से, अनपढ़ घरों से होते हैं, वहाँ पे फिर बच्चों को फिर क्या करना पड़ता है, ये चाइल्ड लेबर करना पड़ता है. तो पोवर्टी एंड इलिटरेसी अमॉन्ग पेरेंट्स सर्व एज प्राइमरी ड्राइवर्स दैट पुश चिल्ड्रन इनटू द लेबर फोर्स एट अर्ली एजेस. पुअर हाउसहोल्ड्स ऑफन ऑपरेट अंडर द बिलीव दैट मोर हैंड्स मीन मोर इनकम. तो ठीक है, तो गरीब जो हम बोलते हैं ना, गरीब इतने बच्चे क्यों पैदा कर लेते हैं, तो गरीब इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि मोर हैंड्स मीन मोर इनकम. तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी इनकम बढ़ेगी, ऐसा गरीब लोग मानते हैं. अब ठीक भी है कि भाई जितने बच्चे हो गए उतने, फिर वो जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल पे भीख मांग रहा है, तो भाई 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे सिग्नल पे भीख मांग सकते हैं. या फिर जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन लेबर का है, तो उसने अपने उसके 5 बच्चे पैदा हो गए, तो उसने उन बच्चों को भी कहीं लगा दिया, किसी के ढाबे पे लगा दिया, किसी चाय वाले के लगा दिया, तो कुछ को ना कुछ पैसा वो भी लेके आ रहे हैं. व्यूइंग चिल्ड्रन एंड इकोनॉमिक एसेट्स. तो ये पुरानी थॉट थी कि पहले बाकी बड़े लोग भी जो होते थे, मतलब पैसे वाले और अपर कास्ट के, तो वो भी क्या है, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि पहले मतलब मोर ह्यूमन, मतलब मोर मैन पावर इज इक्वल टू मोर पावर. बस जितने ज़्यादा आपके पास लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपकी पावर होगी. इकोनॉमिक एसेट्स माना जाता था लोगों को भाई, क्योंकि खेती थी प्राइमरी, तो सबका काम एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा खेती कर सकते हैं, प्लस ज़मीन को उतना आप वो कर सकते हैं, कल को कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले, कुछ कर ले, तो जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी ज़्यादा फिर क्षमता आपकी ज़्यादा रहेगी. तो अब जो पैसे वाले लोग हैं वो तो क्या है, इस सोच से बाहर निकल गए, लेकिन जो गरीब हैं आज भी उसी सोच में है, मोर हैंड्स मीन मोर इनकम. Viewing children and economic assets rather than dependents requiring protection and education. Systemic failures, weak educational infrastructure and high school dropout rates contribute to children leaving formal education and entering the workforce prematurely. ठीक है, तो वही है कि एक तो वीक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो स्कूल की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई उतनी होती नहीं है, स्कूलों की अवेलेबिलिटी कम है, रिमोट एरियाज़ में, गांव वगैरह में जो सरकारी टीचर्स होते हैं वो भी फिर आते नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में, मतलब वो सब सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. प्लस इसमें फिर गरीबी तो है ही. तो इसलिए सरकार ने जैसे मिड डे मील करके आपने सुना होगा, योजना शुरू करी थी.
इस योजना का पर्पज़ यही था कि जैसे मान लीजिए ज़्यादातर माँ-बापों से बोला जाता था भाई बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं भेजते? तो वो भी बोलते खाने को रोटी नहीं है, क्या पढ़ने भेजें? तो सरकार ने कहा था ठीक है खाना हम आपको देंगे, दोपहर में खिला देंगे बच्चों को खाना, एटलीस्ट पढ़ने तो भेजिए। तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है लेकिन अब देखिए ये भारत की हर जगह प्रॉब्लम है कि ग्राउंड रियलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर जगह उतना अच्छा नहीं हो पाता। Employers in the informal sector deliberately prefer child workers because they are docile, available at cheap wages, unlike to form unions and capable of performing repeated monotonous tasks without resistance। ठीक है, तो बच्चों को मतलब क्यों पसंद करते हैं एम्प्लॉयर्स? क्योंकि भाई एक तो डोसाइल होते हैं, मतलब जो कह लिया वो मान लिया जाते हैं बेचारे। कम पैसा, भाई बच्चा ही तो है छोटा सा, उसको कुछ भी दे दो। बड़े को तो भाई फैमिली चलानी है, सब करना है, बच्चे को तो कुछ भी दे दिया तो कम पैसे में काम मिल कर देगा आपका। यूनियन नहीं बनाएगा। रिपीटेटिव कोई भी काम है जैसे चाय पिलाने का, इस तरह का बर्तन धोने का, उससे करवा लो, बेचारा बच्चा करता रहेगा और ज़्यादा रेसिस्टेंस किसी तरह का दिखाएगा नहीं। भाई आदमी बड़ा हो जाता है तो बोलेगा ना मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, या फिर मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन बच्चा बेचारा तो क्या करेगा। इसलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इनको पसंद करते हैं, हालांकि इलीगल है लेकिन अब क्या करें। स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव, कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ग्लोबल स्ट्रीट चिल्ड्रन क्राइसिस, अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्डवाइड लिव ऑन स्ट्रीट्स रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट वल्नरेबल पॉपुलेशन रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो करीब करीब 30 मिलियन जो लोग बच्चे हैं वो मतलब सड़कों पे रहते हैं, मतलब बेसिकली गरीब हैं, आवारा हैं, या जैसे भी बोलते हैं ना सिग्नल पे रहते हैं, भीख मांगना वो सब। इंडियाज डिस्प्रपोर्शनेट शेयर, इंडिया अकाउंट्स फॉर 11 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में तो 3 मिलियन है, उसमें से 11 मिलियन सिर्फ भारत में ही है, रिप्रेजेंटिंग ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोबल स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉपुलेशन डिस्पाइट बीइंग वन कंट्री। ठीक है, तो पहले बहुत इस तरह की फिल्में बनती थी, जैसे आर्ट फिल्में होती हैं ना जो समाज की बुराइयों को दिखाती हैं, जैसे एक सलाम बॉम्बे करके फिल्म है, उसमें आपने देखना तो मतलब गरीबी बच्चों से फिर वो करवाना। और जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के कई बार तो इतनी वैसी फिल्में होती हैं कि बच्चों को जानबूझ के वो कर दिया जाता है, उनकी आंखें खराब कर दी जाती हैं, उनको अंधा बना दिया जाता है कि जिससे कि उनको सिग्नल पे भीख मांग सके वो। तो फिर उसके बाद चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत समस्याएं हैं भारत में जो है वो चाइल्ड लेबर को लेके। चाइल्ड लेबर तो एक बहुत ही छोटी समस्या है, मतलब बच्चों के साथ जो जो क्या क्या होता है इस देश में वो तो बहुत बुरा है। Widespread child labor in India, around 1/3 of all children adults 16 years of age in India are engaged in some form of labor rather than receiving education। देखिए अब ये कितनी बड़ी बात हो गई कि 16 साल से जितने बच्चे छोटे हैं भारत में, उनके 1/3 जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। सिर्फ 2/3 को ही एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये तो फिर सारे क्या हो जाएंगे, ये फिर चाइल्ड लेबर में आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं तो इनको सारी ज़िंदगी फिर गरीबी में ही निकलेगी। The International Labour Organization (ILO) estimates that 73 million children worldwide are engaged in child labor, with the majority concentrated in developing countries। तो ILO के हिसाब से 73 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में चाइल्ड लेबर में हैं, और जो उनकी मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा संख्या है वो डेवलपिंग नेशंस में, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका की जितनी कंट्रीज़ हैं वो हो गई। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा समझने वाली कुछ बात नहीं, गरीब जो देश हैं वहीं पे ही होगा चाइल्ड लेबर। अमेरिका में क्यों होगा, यूरोप में क्यों होगा। रूरल कंसंट्रेशन पैटर्न इन इंडिया, 87% ऑफ चाइल्ड लेबर अकर्स इन रूरल एरियाज। देखिए ये और एक आंकड़ा है कि 87% ऑफ चाइल्ड लेबर कहाँ पे होता है, ग्रामीण इलाकों में, हाईलाइटिंग द ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ दिस इशू अवे फ्रॉम अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन एरियाज में इतना नहीं है जितना कि गांव के एरियाज में। अब आप कहेंगे अर्बन एरियाज में वो देखने को मिलता है ना, वो जैसे कहीं चाय की दुकान पे लड़का काम कर रहा है, छोटू बोल देते हैं उसको, या फिर जैसे सिग्नल पे कोई भीख मांग रहे हैं, तो वो क्या बहुत ही कम होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज ही बहुत लिमिटेड है, कितने से हैं बड़े महानगर। असली तो गांव है, और गांव में फिर खेती और 10 तरह के काम होते हैं, और असली गरीब भी गांव में ही है। तो इसलिए चाइल्ड लेबर जो है वो मेजोरिटी अकर्स इन रूरल एरियाज। Agricultural sector dominance, the primary sector employing children in rural area include agriculture, fisheries, plantations and cottage industries, reflecting the economic agricultural base। ठीक है, तो अब कॉटेज इंडस्ट्री जैसे वही बीड़ी बनाने का काम हो गया, पापड़ बनाने का काम हो गया, सीवा काशी में फायर वर्क्स जो चल बनते थे अब तो शायद बैन हो गए हैं, वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर बहुत एम्प्लॉय होती थी। ठीक है, उसके बाद प्लांटेशंस हो गई। प्लांटेशन मतलब ये जैसे आपकी टी प्लांटेशंस वगैरह जैसे आसाम वगैरह में होती हैं, फिशरीज़, मछली पकड़ने का काम, और एग्रीकल्चर, तो इन सब में मेजॉरिटी जो है चाइल्ड लेबर आपकी एम्प्लॉय होती है और रूरल एरियाज़ में। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क, तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो
14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, माइंस और एनी हजार्डियस वर्क एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 24 जो है भारतीय संविधान का, वो 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और इनमें काम करने से मना करता है। Enforcement gap that despite constitutional protections, enforcement remains weak, allowing children labor to persist, particularly in normal and under-regulated work settings. तो वही बात है कि भारत में देखिए सबसे बड़ी समस्या ही आती है इन्फोर्समेंट की। सरकार कानून तो हर तरह से बना देती है हर उसमें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि एक तो क्या है, सरकार के पास इतने लोग नहीं होते, सरकार के पास दूसरी बात रिसोर्सेज नहीं होते, फिर करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो इन्फोर्समेंट है वो रिमेन्स वीक। Comprehensive legislation, the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986 provides the primarily legal framework for preventing and regulating child labor practices across India। ठीक है, तो ये जो कानून है इसको ध्यान रखिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। नेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP offers comprehensive support including नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन रेस्क्यूड फ्रॉम लेबर सिचुएशन। ठीक है, तो अब बच्चों को आपने वहाँ से रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन फिर उनका रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पॉलिसी है, जैसे उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे दी, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, मतलब कोई काम वाम सिखा दिया, कहीं वो अच्छा मतलब कोई जैसे मैकेनिक का काम सिखा दिया या ऐसा कोई काम सिखा दिया, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम सिखा दिया, खुद का कुछ काम कर सकें। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, द रुगमार्क इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 1995 creates a certification system ensuring carpets are manufactured without child labor targeting a specific high risk industry। तो एक एग्जांपल है एक तरह से, ये आप देख सकते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन का। तो रुगमार जो सर्टिफिकेशन है वो मिलता है कारपेट इंडस्ट्री में, और इसका मतलब होता है अगर किसी कारपेट पे ये रुगमार सर्टिफिकेशन है कि मतलब इस कारपेट को बनाने में कंपनी ने चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं किया, तो 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। इंटरनेशनल कमिटमेंट, इंडिया हैज़ कमिटेड टू ILO conventions aimed at gradually eliminating child labor with particular focus on removing children from hazardous occupation। ठीक है, तो भारत ने अब ILO को प्रॉमिस करने की क्या ज़रूरत है इसमें, वो तो हम खुद ही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं देश के वो क्यों चाइल्ड लेबर करें, लेकिन क्या है भारत की और समस्याएं, गरीबी है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, इन सब समस्याओं के चलते इतनी जल्दी चाइल्ड लेबर से मुक्ति पाना मतलब अभी दिख नहीं रहा नियर फ्यूचर में, लेकिन देखिए होप फॉर द बेस्ट। सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, लॉस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या क्या जो बच्चों के साथ अब चाइल्ड लेबर में आने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल स्कूलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑब्वियसली बात है, बच्चा काम करेगा सारे दिन तो पढ़ाई कब करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको कभी शिक्षा मिलेगी नहीं, उसके पास कोई डिग्री या स्किल ऐसा आएगा नहीं, तो उसका कभी क्या होगा, अपवर्ड मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। हो सकता है कि उसने जैसे मान लीजिए किसी वेटर का काम शुरू किया तो बाद में वो ढाबे पे खुद ही खाना भी बनाने लग जाए, लेकिन वो रहेगा उसी इंडस्ट्री में, उतना उसका अपवर्ड मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्वायरिंग एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। परपेचुअल साइकिल, एक चलने वाला होता है ना, विशियस साइकिल, अंतहीन चक्र जो एक बार शुरू हो जाता है फिर चलता रहता है। द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल ऑफ इलिटरेसी एंड अनस्किल्ड लेबर दैट वीकन्स इंडियाज फ्यूचर वर्कफोर्स कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एक वो साइकिल शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि भाई देखिए बच्चा जब छोटा था उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसने छोटी नौकरी करी, अब उसका खुद का बच्चा पैदा हो गया तो वो खुद गरीब है, तो वो भी अपने बच्चों को नौकरी करवाएगा शुरू से ही, तो फिर उसके बच्चे पैदा होंगे, इसी तरह ये चलता रहेगा, गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। मार्केट डिप्रेशन इफेक्ट, द अबंडेंस ऑफ चीप लेबर इन मार्केट सिग्निफिकेंटली डिप्रेस वेजेस फॉर अडल्ट वर्कर्स। ठीक है, तो अब भाई बच्चे जब इतने सारे हैं गरीब और वो कम पैसे पे काम करने को तैयार हैं, तो बड़े लोगों को ज़्यादा पैसे कौन देगा, तो इसलिए पूरे मार्केट में क्या है, लेबर की रेट कम हो जाती है, क्रिएटिंग अनफेयर कंपटीशन एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल लेबर स्टैंडर्ड्स। फिजिकल डिटोरेशन, चिल्ड्रन वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन अनहाइजेनिक एंड हजार्डियस एनवायरमेंट सफर फ्रॉम सीरियस हेल्थ कंसिक्वेंसेज इंक्लूडिंग मालन्यूट्रिशन, डिजीजेज एंड सीवियर केस प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, तो कई बार मर भी जाते हैं, माल न्यूट्रिशन होता है, खाने पीने को उतना नहीं मिलता, तो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए बॉडी को। देखिए जो आपके फॉर्मिंग ईयर्स होते हैं, जब तक आप 15-16 साल के होते हैं, जब तक अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना मिले तो आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन जो बच्चा गरीब है बेचारा, उसको सारे पूरे दिन काम कर रहा है, वो कहाँ पे खाना खाएगा अच्छा, वो तो बल्कि क्या होते हैं बच्चे फिर वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जो क्या करे बेचारा बच्चा, तो वो कुछ ये इस तरह के होते हैं ना, क्या गांजा वांजा और ये एसिड वगैरह खाते हैं, है ना, तो उससे नशा वशा हो जाता है, फिर कई सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। Powerless workers, employers systematically exploit child workers because children lack the ability to organize, unionize or advocate for the right and fair treatment। अब बच्चा है बेचारा,
अगर उसने मान लीजिए मालिक ने उसको तनख्वाह भी नहीं दी, उसकी पूरे महीने की बच्चा कर क्या लेगा? उसको 2 थप्पड़ मार के भगा देंगे। तो कम पैसे में काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, बच्चा है तो कुछ वो यूनियनबाज़ी भी नहीं कर सकता, तो उनका क्या होता है अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन होता है। Poverty driven perpetuation. Parents trapped in poverty cycles sometimes indirectly perpetuate child labor exploitation by sending their children to work out of economic necessity rather than to school। ठीक है, तो वही बात है, गरीब का बच्चा गरीब ही होता है। तो वही जैसे हमने इस साइकिल में देखा था, भाई ये जो बच्चा है गरीब रहेगा, तो फिर ये जब इसके जब बच्चे पैदा होंगे तो ये भी उनको क्या है काम करवाएगा, क्योंकि उसको भी पैसा नहीं है इसके पास। तो कभी भी क्या है, ये जो परिवार होगा, ये कभी भी समाज में अपवर्ड मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये समाज हमेशा गरीब रहेगा और एक साइकिल चलती रहेगी जनरेशन्स तक। रिसेंट मेजर्स एंड अफोर्ड, तो क्या क्या अभी मेजर्स लिए गए हैं? अवेयरनेस एंड एडवोकेसी इनिशिएटिव, एनजीओज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल प्रेशर have successfully brought global attention to child labor practices in specific Indian industries, particularly in carpet manufacturing, fireworks production and glasswork sectors। ठीक है, तो एनजीओज होते हैं, फिर मीडिया पे जैसे टीवी पे ऐड आते हैं, पहले दूरदर्शन में बहुत आया करते थे, भाई बच्चों को काम मत कराइए, उनको पढ़ाइए, स्कूल चले हम, उस तरह के पहले ऐड आते थे। ठीक है, तो मीडिया, एनजीओ फ्री करवाते हैं बच्चों को, मान लीजिए उनको कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो जाके रेड मारते हैं और उनको फ्री करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं मेनली, तो जैसे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, फायरवर्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो गई, ग्लास वर्क का सेक्टर हो गया, इन सब से ये बहुत हज़ार्डियस काम होते हैं, मतलब उसमें वो बड़ा धुआं वुआं उस तरह का निकलता है, वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर, वेस्टर्न कंट्रीज इंप्लीमेंटेड बॉयकॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो अच्छा प्रोसेस, अच्छा इनिशिएटिव है वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा कि अगर जो भी, जैसे इसलिए हमने देखा था ना रुकमार्क इनिशिएटिव था, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में बच्चों को एम्प्लॉय किया गया जाएगा बनाने में, तो उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, उसका बॉयकॉट कर देंगे। क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज टू रिफॉर्म their labor practices and adopt ethical production methods। Universal Education Drive, the Sarv Shiksha Abhiyan program was launched as a comprehensive government initiative aimed at achieving universalization of elementary education across India, providing children with accessible school alternatives। ठीक है, तो वही सर्व शिक्षा अभियान था, तो उसमें वही था कि नाम से ही जाहिर है सबको एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेशनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन, द मिड डे मील स्कीम, इसका हमने जैसे पहले भी बात की थी इसके बारे में, वॉज इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज रेगुलर स्कूल अटेंडेंस बाय प्रोवाइडिंग फ्री मील्स टू स्टूडेंट। ठीक भाई, गरीब बच्चों के लिए ही तो है, तो अब गरीब बच्चों के अंदर एक, या उनके माँ बाप के अंदर भी एक वो आएगा अट्रैक्शन कि यार जब वहाँ पे खाना भी मिल रहा है तो स्कूल भेजने में क्या बुराई है, फ्री में खाना भी मिल जाएगा और बच्चा पढ़ भी लेगा, इसलिए ये मिड डे मील स्कीम शुरू की थी। एड्रेसिंग बोथ न्यूट्रिशनल नीड्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज टू सेंड चिल्ड्रन रेदर देन वर्क। वोकेशनल ट्रेनिंग फोकस, द स्किल इंडिया मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू एम्फेसाइज वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जो ऐसी नहीं होती किताबी बातें जैसे हम इस सोशलॉजी में पढ़ते हैं, वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जिसमें सीधा आपको ऐसा स्किल सिखाया जाए जिससे आपको सीधा कोई, या तो कोई नौकरी मिल जाए या फिर आप खुद का कोई काम शुरू कर सकें। ऑफरिंग यंग पीपल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दैट प्रोवाइड वायबल कैरियर पाथ्स एज अल्टरनेटिव टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, और वे फॉरवर्ड है, क्या आगे किया जा सकता है? स्ट्रेंथन एजुकेशन, भाई एजुकेशन को अच्छा कीजिए। फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन is a constitutional right, but the focus must shift to quality education with vocational and skill based training from early stages। better infrastructure and qualified teachers are essential। ठीक है, तो अब ये पॉइंट लिखने के तो अच्छा है, लिखना ही इसको, लेकिन मेन चीज़ वो है ना, प्रॉवर्टी मेन चीज़ है। भाई सरकार फ्री में एजुकेशन तो प्रोवाइड करा ही रही है, लेकिन अब बच्चा गरीब है, उसको तो माँ बाप भेज देते हैं काम करने के लिए, तो इसलिए नहीं जा पाता। लेकिन अगर हाँ ये है कि अगर हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी सुधारें तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस about the two child family norm is important, curbing the poverty driven cycle of child labor। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जैसे पहले देखा कि मोर चिल्ड्रन इज इक्वल टू मोर हैंड्स या मोर इनकम। तो फिर जो गरीब लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ही फिर इनकम होगी बाद में, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास हो गए या फिर अपर मिडिल क्लास हो गए या पैसे वाले लोग हो गए, वो ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते, उनको लगता है बच्चों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 2 बच्चे पैदा करते हैं, उनको स्कूल भेजेंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन गरीब को तो बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं है, उसको तो उससे पैसा बनाना है, उससे काम करवाना है। तो इसलिए जो उस तरह की गरीबी में लोग रहते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके मतलब एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल भी ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कैन हेल्प एंश्योर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच चाइल्ड। स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, मेयर एकेडमिक डिग्रीज डू नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंश्योर्स अर्न एंड लर्न साइमल्टेनियसली थ्रू एज अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वही बात है, खाली इस तरह की जो पढ़ाई होती है ना, जैसे 10वीं तक पढ़ ली, 12वीं तक, उससे कुछ डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है। तो ऐसे कोई स्किल सिखाओ, जैसे कोई रिपेयरिंग के स्किल सिखा दिया आपने, बिजली का काम सिखा दिया किसी को,
या गाड़ी का मैकेनिक का काम सिखा दिया, तो एक्चुअली वो डायरेक्टली कुछ कर सकता है, मतलब नौकरी या किसी का खुद का भी शुरू कर सकता है अगर उसको थोड़ा पैसा दे दिया जाए। पॉलिसी एनफोर्समेंट, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, तो भैया अब ये तो है ही ज़रूरी कि जो लॉज तो सरकार ने अच्छे बना रखे हैं, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड सेवर पेनल्टीज, एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स कैन क्रिएट अ डिटरेंट इफेक्ट। Societal awareness, social movements and NGOs must continue raising awareness against child labor through community outreach and media campaigns। ठीक है, तो मीडिया कैंपेन्स होने चाहिए, सोशल मूवमेंट्स होनी चाहिए और NGOs को अपना काम करना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस बढ़े चाइल्ड लेबर के बारे में। तो अंत पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, द इनफॉर्मल सेक्टर एंड चाइल्ड लेबर आर डीपली इंटरलिंक्ड विद ईच फेनोमेना रीइंफोर्सिंग द अदर। अब भाई देखिए, चाइल्ड लेबर होगा तो इनफॉर्मल सेक्टर में, और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, ज़्यादातर गरीबी होती है, तो इसलिए माँ बाप जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनको स्कूल वगैरह भेज नहीं पाते, उनसे काम करवाते हैं, तो इसलिए फिर क्या होता है, चाइल्ड लेबर आ जाता है। तो डीपली इंटरलिंक्ड है, ईच फिनोमेना रीइंफोर्सिंग द अदर। Exploitative foundation, the informal sector thrives on low productivity, absence of state regulation, and cheap labor, creating conditions that readily absorb children into the workforce। ठीक है, तो वही बात है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी लो रहती है, काम करने की बड़ी हार्श कंडीशंस होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है चीप लेबर। तो जो ये अपनी चाइल्ड लेबर है बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए इनको इसमें यूज़ किया जाता है। पॉवर्टी पैराडॉक्स, वाइल चाइल्ड लेबर में प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम फैमिली पॉवर्टी, इट परपेट्स लॉन्ग टर्म साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो वही बात है कि बच्चों से आप काम करा लेंगे तो आज तो वो 2 रुपये कमा के ले आएगा, 2 रुपये या जितने भी 20 रुपये 100 रुपये कमाता है, लेकिन वो ताउम्र फिर ज़िंदगी भर गरीब रहेगा। लेकिन आज उसको अगर अच्छी एजुकेशन मिल गई तो उसका अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाएगा, बाद में वो अच्छी नौकरी कर सकता है। तो यही है पॉवर्टी पैराडॉक्स, इट परपेचुएट्स लॉन्ग टर्म साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन अक्रॉस जनरेशंस। Structural causes. Sociologists must critically examine the underlying structural factors driving child labor, including poverty, inequality and lack of economic opportunities। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, पॉवर्टी गरीबी हो गई, इनइक्वलिटी हो गई, और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। कल्चरल डायमेंशंस, बियॉन्ड स्ट्रक्चरल कॉजेज, कल्चरल फैक्टर्स सच एज फैमिली बिलीव्स एंड सोसाइटल टॉलरेंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू परसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अब ये तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए, लेकिन जैसे फैमिली बिलीव्स होते हैं, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा गरीब घर है तो वहाँ पे पढ़ाई को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यही कह रहा है भाई, बच्चा थोड़ा सा 5-6 साल का हो गया, उसको किसी काम पे लगा दो, तो वो कल्चरल बिलीव उस तरह का हो गया कि यार इससे काम करवाना है हमको। पॉलिसी चैलेंज, इंडिया फेसेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंज ऑफ साइमल्टेनियसली एड्रेसिंग पॉवर्टी एलिवेशन, expanding education access and generating employment opportunities to ensure children attend schools rather than working exploitative condition। अब तीनों ही समस्याएं बहुत ही विकट हैं भाई, गरीबी हटाना, एजुकेशन को बढ़ाना, इतने 150 करोड़ लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, और उनके लिए फिर रोज़गार पैदा करना। तो इन सब ये तीनों चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तभी तो फिर चाइल्ड लेबर ख़त्म होएगा। लेकिन ये इतनी अपने आप में बड़ी समस्याएं हैं कि इनको भी ख़त्म होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन ठीक है, अपने को तो जो ऐसे आंसर में लिखने के लिए तो बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं ये सारे। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया था पूरे वीडियो में कि इनफॉर्मल सेक्टर और अपना चाइल्ड लेबर, इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उस मतलब मेन वही है कि रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को। चाइल्ड लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है और इनफॉर्मल सेक्टर में गरीबी होती है, तो इसलिए फिर वो चाइल्ड लेबर में जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इसकी बात थी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।